अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इंग्लिश ऐसे देखेंगे कि इकॉनमी के ऊपर बहुत सी इस तरह के एसेस आ जाते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके काजेज हो गए, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस, या किसी भी डोमेन के अंदर कुछ ज़्यादा वो पूछ लेता है, लाइक काजेज के ऊपर वो ज़्यादा एम्फेसिस कर देता है या इम्पैक्ट्स के ऊपर या सॉल्यूशंस के ऊपर। तो आज इसके ऊपर हम देखेंगे। ये किसी भी लिहाज से आ सकते हैं, लाइक क्राइसिस आ सकते हैं, पिटफॉल्स आ सकते हैं, इंस्टेबिलिटी, वॉर्स, या किसी भी लिहाज से आपको पता है जिस तरीके से वो अल्फाज के साथ खेलता है सीएसएस या पीएमएस के एग्जाम्स में। तो आज इसके ऊपर हम ना अपना ऐसे देखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स, काजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो इसके अंदर हम देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक फोर्स सिंस इंडिपेंडेंस। स्टार्टिंग से हम हमारे जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, लिटिल फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैज़ मेड द क्राइसिस पेरिनियल। मतलब कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो क्राइसिस हैं ये फॉर लॉन्ग हो गए हैं। No one has dared to address the real root of cause of the economic pitfalls of the Pure Land. Painful and iron-handed steps are needed to make the things better, which are not suitable for the political elite of Pakistan. तो वो कहता है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो आज तक कभी हुई नहीं है, और ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो हमारी इलीट है उसके ये इंटरेस्ट में नहीं है। तो बहरहाल ओवरऑल ये एक इंट्रोडक्शन है, अच्छी लाइंस हैं अगर आप इसको कॉपी कर लें तो। बाकी अगर हमने इसके अंदर देखना है जो हमारा ये मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठा हुआ, वरना मैं इसको स्पेसिफाई करके लिखता। तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपने चीज़ों को अलाइन करके लिखना होता है। पहले आपने बताना है कि कुछ फैक्टर्स हैं बिहाइंड द करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो भी हम बताएंगे। और अल्टीमेटली कुछ आयरन हैंडेड या कुछ सैनिटी ओरिएंटेड मेजर्स आर नीडेड टू मेक द थिंग्स बेटर। तो सबसे पहले देखते हैं काजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। पहली है अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस तरीके से जी आपकी इंपोर्ट बेस्ड जो ओरिएंटेड इकॉनमी है, जबकि आप अगर चाइना को देखें तो उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। मतलब कि जितनी आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे आपका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन हमारी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ होती हैं, सॉरी, इंपोर्ट्स आपकी ऑलमोस्ट डबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स के। तो हम ज़्यादातर जो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, और दूसरा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो सब्सिडीज़ के ऊपर वो ज़्यादातर बेस करती है। लाइक टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पाल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी सफ़र कर रही है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर जो है वो एक निगलेक्टेड सेक्टर है। 1947 के अंदर ये 53% था ऑफ जीडीपी के, जबकि अगर हम अब देखें तो ये 19% पे आ गया है। अगर आप इंपोर्ट्स देखें तो लास्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हमने इंपोर्ट्स किए हैं $9 बिलियन की एग्रीकल्चर के लिहाज से। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी है और हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। ये भी एक मेजर इशू है बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। सिमिलरली जी ट्रिपल डेफिसिट डायलेमा, इसके अंदर बजट डेफिसिट है, जो कि हमारे यहाँ हर साल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और हमारा जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है। ये एक बड़ा मसला। दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, और तीसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उसका भी इशू है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, ये पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे रजा बाकिर, उनकी ये स्टेटमेंट थी। सिमिलरली अगर हम फर्दर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है जिस तरीके से टेररिज्म, नेशनलिज्म, वार्स के अंदर जो एडवेंचर्स हमने किए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर हो गया है। ये भी एक मेजर रीज़न है बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो इनफॉर्मल इकॉनमी, हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर काम कैश से होता है। तो वो एक जो डिजिटाइजेशन वाला सिस्टम है वो बिल्कुल कम है। मतलब कि अगर आप देखें तो 3.3 मिलियन सब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिनके जो कि 30% ऑफ जीडीपी है, ठीक है, और उनमें से 90
90% ऑफ दीज एसएमईज आर अनरजिस्टर्ड। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 90% जो आपकी एसएमईज हैं वो अनरजिस्टर्ड है। इससे आप मुल्क के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी का सिस्टम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो टैक्सेशन है वो बहुत कम है, मतलब कि हमने वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए हम काम करते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो हमारी बहुत कम है, जो कि एक बहुत ही मेजर ब्लो है टुवर्ड्स द इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी इस वजह से ही बेहतर नहीं हो रही क्योंकि हमने अपने टैक्सेशन के ऊपर कभी काम नहीं किया। अब ये टैरो नैरो बेस क्यों है टैक्सेशन की, तो उसके अंदर टैक्स इवेजन आ जाती है, सब्सिडीज़ हैं, फेवर्स हैं, पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस हैं, करप्शन है, उसके अलावा कम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है। ये सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी जो टैक्सेशन है वो बहुत कम है। सिमिलरली स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जिनमें पीआईए, स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे इस तरह के जितने भी हैं, इन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना इसकी 57% कम हुई है 2014 से 2017 तक। और ये बनता है ये 8 से 12%, 8 से 12% ऑफ जीडीपी पाकिस्तान को हर साल लॉस होता है इनकी वजह से। ठीक है, तो जिन्होंने हमें रेवेन्यू जनरेट करके देना था वो हमारे लिए क्या बनी हुई हैं, मतलब कि वो शक्कर हैं, वो एक वैम्पायर लाइक हमारी जो इकोनॉमी है उसके जो खजाने को वो चूस रही हैं। तो ये थी हमारी काजेज। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। हम हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन करेगी अभी भी। ये कल आईएमएफ की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो करंट जीडीपी है वो 0.5 तक आएगी। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको नैरो इस बार एम्फोसाइज किया है कि मतलब उन्होंने बताया है कि ये नैरो होगी। उसके बाद ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम होती है होगी कि इस वजह से कि एग्रीकल्चर हो गया, एक्सटर्नल शॉक्स लाइक कोविड 19 हो गया, वार ऑन टेरर या इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उसकी वजह से मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी नहीं। जब स्टेबिलिटी नहीं होगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा जी डेट बर्डन हमारे मुल्क के अंदर जैसे जैसे हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है हमारा जो डेट बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। अब वो खुद कर रहे हैं या जिस तरीके से भी कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो इन्फ्लेशन है वो एक रिकॉर्ड हाई पे है, तकरीबन ये 42% के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा ये 30% पे है। लेकिन जो न्यूट्रल अगर आप उनको देखें जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर इस टाइम 40+ जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज है वो हो चुकी है। उसके बाद ये करेंसी डिवैल्यूएशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी तो 108 पे था डॉलर, 108 से 160 पे। अभी जो पीएमएलएन की है वो तकरीबन 280, ये कल की आई थिंक न्यूज़ थी, वो 289 पे पहुंच चुका है। तो ये हैं हमारे इम्पैक्ट्स। अब फर्दर अगर हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें तो सबसे पहले टेक ओरिएंटेड सोसाइटी इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनइम्प्रेसिव सेक्टर है इंडस्ट्री का, तो हम आईटी इंडस्ट्री के ऊपर अगर काम करेंगे तो बहुत हमें फ़ायदा होगा। हमें वो जो एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी हमें सब्सिडीज़ दे के हमें चलानी पड़ती हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को चेंज करें थोड़ा सा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर आए, हम आईटी के अंदर आए। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पोटेंशियल है। ठीक है, उसके बाद जनाब फर्दर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स करें इंस्टेड ऑफ हमारे जो मुल्क के अंदर फ्लड इरिगेशन अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसको छोड़ के आप शिफ्ट करें ड्रिप एंड स्प्रिंकल जो इरिगेशन मेथड्स हैं उसके ऊपर। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 इज़ अ डायर नीड ऑफ द कंट्री। आपको याद है कि 1960s के अंदर जब अंदर द इरा ऑफ अयूब खान मुल्क के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो पाकिस्तान वाज द ट्रेंड सेटर फॉर द डेवलपिंग नेशंस। तो वो जो एक वो इनकरेज करने की ज़रूरत है, वही जो सेम जज्बा था उसको दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी अलाइंसेस बन रहे हैं, एससीओ यूनिवर्सिटी अलाइंसेस, उनके अंदर हमारी दो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी वो उनके अंदर ऐड हैं। तो ये जो एक यूनिवर्सिटी अलाइंस है ये भी हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के अंदर। सिमिलरली चाइना का जो सी पैक है फेज़ 2, उसके अंदर भी चाइना भी हमें हेल्प कर रहा है।
उसके बाद ये फोकस करें ऑन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ये पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एग्री करता हूँ। उनके दौर में हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत काम हुआ था। हमने प्याज और जो हरी मिर्च है ये बेची थी चाइना को, मोबाइल्स बेचे हमने, ट्रैक्टर्स भेजे हम अंगोला को, रिक्शे भेजे हमने जापान और श्रीलंका को, JF-17 थी, ये हमारी बात हुई थी अर्जेंटीना के साथ, वेंटिलेटर्स हमने भेजे श्रीलंका और बांग्लादेश। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उनके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी आई थी। हमें और ज़्यादा इनको एक्सपोर्ट्स को डाइवर्स करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जी, फ्लॉड पॉलिसीज़ को हमने ख़त्म करना होगा। जुडिशल एक्टिविज़म, हपको केस, रेकोडेक केस, कैरका केस, ये तीन चार केसेस हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उनके अंदर ये जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इन केसेस का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके अलावा मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक फॉर्मर चेयरमैन थे जो CPEC के, उनके मुताबिक किसी भी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए 40 प्लस NOCs लेने पड़ते हैं। तो इस सिस्टम को आप कम कर सकते हैं, वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। आप उनको इंसेंटिव्स दें, लाइक टैक्स इवेजन दें, सब्सटेंशियल पॉलिसीज़ दें। उनको दो से तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको लैंड चाहिए होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और उन्हें टैक्सेशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन। तो आप ये उनको दे दें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइज खास तौर पे जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। उसके बाद ये डिजिटाइजेशन इनफॉर्मल इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस टाइम ये डॉलर को स्मगल करने के लिए ऊपर एक क्रैकडाउन किया भी गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो 7 से 8 मिलियन डॉलर जो थे हमारे वो होते थे स्मगल, उनसे रोका गया था। तो डिजिटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद ये वाइडन द टैक्स नेट, 5 लाख जो पॉज मशीन्स हैं ये अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान साहब ये लगाई गई थी। ई टैक्सेशन करने की ज़रूरत है, ई इन्वाइसिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैक्सिको ने 6 साल में अपना 49% जो टैक्स इवेजन था वो ख़त्म किया था बाई ई टैक्सेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा ई टैक्सेशन के ऊपर काम करें ताकि करप्शन भी कम हो और हालात भी आपके कुछ बेहतर हों। उसके बाद ये स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, इनको 4 स्टेप्स हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। पहला, आप गोल्डन हैंडशेक्स कर दें, अर्ली रिटायरमेंट्स दे दें, उनको कुछ पैसे दे दें और अर्ली रिटायरमेंट करवाएं। दूसरा, उसको डीपोलिटिसाइज कर दें स्टेट और जो इंटरप्राइजेस हैं। तीसरा, इसके अंदर मेरिटोक्रेसी को ले आएं, या चौथा इसको प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अगर इनके ऊपर काम किया जा सकता है तो ओके, अदरवाइज पाकिस्तान विल बी गेटिंग द लॉसेस फ्रॉम द स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। सॉरी मैंने आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके से था और मैं ज़्यादा वीडियो भी लंबी को नहीं, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। तो हमने आज देखी है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी के काजेज़ हैं, और उसके बाद फिर हमने उसके इम्पैक्ट्स देखे और फिर फर्दर हमने सॉल्यूशंस देखे। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक और ऐड कर लीजिएगा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। वो जो एक पॉलिटिकल विल है ना, वो काजेज़ के अंदर भी ऐड कर लीजिएगा और सॉल्यूशंस के अंदर भी आप कर दीजिएगा कि किस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं तो मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तकरीबन हमारे चैनल के ऊपर 350 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, और सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे विजिट कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ताकि नॉलेज जितना बढ़ेगा आपके लिए भी फ़ायदा होगा और उनके लिए भी फ़ायदा होगा। एंड पे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।